असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दिन, हफ्ते और महीने और फिर साल भी यूं ही गुजर गए थे। वक्त की एक खासियत है कि वो अच्छा हो या फिर बुरा गुजर ही जाता है। एक एक दिन और हान को उसके बगैर साल के बराबर लगता। उदास सर्द साल जिसमें बारिश, गर्मी या बाहर का कोई भी मौसम ना हो, फिर भी जिंदगी तो गुजारनी ही थी ना। वो लंदन से इब्तिसाम के हमरा मास्टर कर आ गया और अब अपने मुल्क में कमीशन का इम्तिहान देने के बाद वो पुलिस के महकमे में भर्ती हो गया था, जबकि इब्तिसाम अपने फील्ड के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट कर चुका था। इस पूरे दौर में उसकी मोड़े, आगा जान और आसफ अंकल लातदार दफा उसकी शादी की बाबत पूछ के थे, पर वो हर बार टाल जाता। आहर क्या बताता कि उसकी नाकदरी के सबब उसकी मोहब्बत छोड़कर जा चुकी है उसको। हम वक्त हम मुस्कुराते रहने वाला उरहान अब यकसर बदल चुका था। 3 साल से वो खुलकर मुस्कुराया न था। उसके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स अब नजर भी ना देते। गम और पछतावा इंसान को मुकम्मल तब्दील कर देता है। उसके केस में भी कुछ यूं ही हुआ था। हाल वो अपने रूम में बैठी हुई बेड पर किताबें फैलाए हुए पढ़ रही थी। रात के 8 बज रहे थे। उसकी मामा दरवाजा नॉक करते हुए कमरे में दाखिल हुए। चले मीने बेटा, नीचे आ जाए, खाना लग गया है। जरमीना फौरन किताबें बंद करते हुए अपनी जगह से उठ बैठे थे। चले मामा। जोरा बेगम और हैदर साहब 2 दिन कबल ही उम्रा करके पाकिस्तान आ गए थे। जब उनको घर में होने वाली वारदात का पता चला तो वो सख्त नाराज हुए थे अपने माँ बाप और बेटी से। लेकिन पॉइंट उनका भी सही था कि अगर हम आप दोनों को बता भी देते तो स्वाय परेशान होने के अब लोग और क्या कर सकते थे। अल्लाह का घर जहाँ पर अल्लाह अपने खुशकिस्मत बंदों को जाने की तौफीक देता है, वहां से ऐसे तो नहीं वापस आ जाया जा सकता ना। तभी हम सब ने आपका उम्रा हराम ना किया। इस वक्त वो सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रात का खाना खाते कि हैदर साहब ने इस बात का आगाज किया, वो जो जोरा बेगम से मशवरा करके तकरीबन फाइनल कर चुके थे। मैं और जोरा सोच रहे थे कि एसपी और हान ने आप लोगों को हमारी गैर मौजूदगी में बहुत ही हिफाजत की और मुझे उससे मिलने का भी इख्तियार किया। क्यों ना और हान को हम जुम्मे को डिनर पर बुला लें। क्या ख्याल है आप सबका? ज़मीन ने जो मजे से 1 मिनट बाद आज अपनी मम्मा के साथ हाथ की बिरयानी खा दी, फौरन उनकी बात सुनकर उसका चम्मच चलाता हुआ हाथ प्लेट में रुक गया। हाँ हैदर, जरूर बुला। माशाल्लाह, वो बच्चा मुझे इतना पसंद आया। तुम खुद देखो, आज नफरी हटाई है। मैंने कॉल की फीस वगैरह पूछने के लिए तो उसे साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि आपकी हिफाजत करना हमारा फर्ज था। जमीने को खांसी आने लगी। ये सुनकर उसके दादा के पास उरहान का नंबर है, उनसे बातें भी कर चुके। जमीना को शदीद नफरत महसूस होती उसे। चालाक इंसान इन मासूम लोगों को भी अपना आदत डाल रहा है। वह हकारत से सोच कर रह गई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसमें इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था। उन्होंने जो किया वो वाकई उनका फर्ज था। इसकी जाप है ये दादा जान और बाबा। जरमीना अपनी आवाज को हल्का रखने की कोशिश करते हुए गोया हुई। जरा बेगम ने अपनी नरम मिजाज बेटी को हैरत से देखा। बेटे, इस तरह 2 हफ्तों तक नफरी तैनात करना उसका फर्ज नहीं था, ना ही इस टाइम घर आकर हम सबको रेस्क्यू करना। आपको ये चीज समझनी चाहिए। उसके बाद सवारती हुई उसको समझा गई थी और जरमीना ने खामोशी से सर हिला दिया था। क्या तो वो सब भी ठीक रहे थे? जी आप सही कह रही है मामा। आप लोग डिनर पर बुला लीजिए एसपी साहब को। उसे फीका सा मुस्कुरा कर कहा, जिस पर हैदर साहब बोले, चलो अच्छी बात है, हमारी बेटी भी मान गई। खाना खाना तो होगा ना, अब लॉन्च में चाय लेकर आए। मैं उरहान को भी कॉल करता हूँ अभी। जरा बेगम मुस्कुराती हुई टेबल से उठी और किचन की जानब चल दी थी। बाकी सब लॉन्च की तरफ चल दिए। जरमीना को भी नाचार सबके साथ जाना पड़ा, वरना यकीनन वो सब उसके आगे मशकूक हो जाती। जरमीना अपनी दादी के बराबर उनके सोफे पर बैठ गए। बाबा जान दीजिएगा उरहान का नंबर, मैं कॉल मिलाता हूँ उसको। इजहार साहब ने अपना मोबाइल उठाकर उनकी तरफ बढ़ाया, जिसमें से नंबर हैदर ने अपने मोबाइल पर ट्रांसफर किया और कॉल मिला दी। उरहान ने पहली बार पर ही कॉल उठा ली थी। फारिग इंसान लगता है, कोई काम ही नहीं है इन्हें, कॉल के अलावा बैठे थे। जरमीना ने मुंह बसरो का पूछा। उरहान जो अपने रूम में बैठा एक केस स्टडी कर रहा था, मोबाइल की बीप सुनता हुआ बगैर नंबर देके कॉल पिक कर गया। इतनी देर में जोरा बेगम भी चाय लेकर आई थी। सबको सर्व करती वो खुद भी सोफे पर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम, एएसपी ओरहान अब्बास अफरीदी स्पीकिंग। उसकी बारी मसरूफ सी आवाज मोबाइल के स्पीकर से हैदर साहब के लॉन्च में गूंजी थी। उसकी आवाज सुनकर जरमीना ने एक ठंडी लंबी सांस हवा में खारिज की थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं हैदर और कजई बात कर रहा हूँ, इजहार और कजई का बेटा। पहचान किया आप? उनकी आवाज सुनकर ओरहान की आंखों में चमक उतर आई थी। फौरन लैपटॉप बंद करता वो सीधा हो बैठा था। जी जी हैदर साहब, पहचान क्या आपको? कैसी हैं आप? उम्र की सादत हासिल कर दी आपने, माशाल्लाह। उसकी शाइस्ता आवाज लॉन्च में गूंजती थी। हर एक नफूस को उसकी बारी पुरकशिश मर्दाना आवाज बहुत ही मुतासर कुन लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कर आया हूँ ये फर्ज भी पूरा। अच्छा बेटा, मैंने आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी। आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे माँ बाप और मेरी बेटी की हिफाजत जिस तरह की वो काबिल तहसीन है। और हान के बाद सुनकर मुस्कुराया और धीमे से बोला, देखिए हैदर साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो मैंने किया वो करना मेरा फर्ज था। मैं इस वतन की में इसमें बसने वाले तमाम अफराद का रखवाला बनाया गया हूँ, तो मैं कैसे अपने फर्ज से पीछे हटता। जोहरा बेगम और हैदर साहब भी उसकी बातों से इतना ही मुतासर हुए थे जितना हालदा और इजहार बेगम। मगर सोफे पर बैठी हुई जरमीना मुंह बसोकर आ गई। लफ्जों का खेल तो कोई आपसे सीखे ओरहान अब्बास अफरीदी।
वो सोच कर रह गई थी, بیٹا آپ کی باتوں سے تو مجھے اور بھی اشتیاق ہو رہا ہے آپ سے ملنے کا. میں نے اصل میں آپ کو کل رات کے ڈنر پر انوائٹ کرنے کے لیے کال کی تھی. اگر آپ مصروف نہ ہو تو کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے. حیدر اور قصی نے مسکرا کر اس کو انویٹیشن دیا. جواباً اورحان کھل کر مسکرایا تھا. اس کی راہیں تو اس کا رب خود آسان کر رہا تھا. یقیناً نیت صاف ہو تو منزل خود آسان ہو جاتی ہے. جی ضرور، کیوں نہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی آپ سے مل کر. اس کی مسکراتی ہوئی آواز سے مینا کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ زہر مار کر آ گئی. ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں آپ سے کل رات 8 بجے انشاءاللہ. اظہار انکل اور حالدہ آنٹی کو میرا سلام دیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کل. اللہ حافظ. ان کا اللہ حافظ سننے کے بعد وہ فون رکھ گیا تھا اور بیڈ پر سیدھا اٹھ کر لیٹا. میری جان، میری تو راہیں خود تم تک آ رہی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد تم خود پوری کی پوری میری دسترس میں ہوگی. وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا مسکرا دیا تھا، جبکہ دوسری طرف حیدر اور زہرا بیگم اور ارحان کے قصیدے پڑھتے نہ تھک رہے تھے. اور زمینہ کے ضبط نے جواب دے دیا، ماما، بابا، دادا، دادی جان، کل میرا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، مجھے پڑھنا بھی ہے تھوڑا ابھی. ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ. وہ سب پر آہری مسکراتی ہوئی نظر ڈال کے کمرے میں آ گئی تھی اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر اوندے مڑ گرنے کے انداز میں لیٹ گئی. دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ اب کل اسے سامنا کرنا ہوگا. اورحان 7:30 بجے خوشبو میں بسا ہوا ہاتھ میں باندھی گھڑی پر ٹائم دیتا ملازم کو گھر کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتا لان میں آیا. اپنی بلیک سویٹ کی طرف بڑھا جو کہ کار پورش میں کھڑے تھے. گاڑی پیچھے کی جانب چلاتا ہوا وہ مین گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی سڑک پر دھرا دی. راستے میں رک کر اس نے بیکری سے مٹھائی اور فلاور شاپ سے وائٹ لیلیز کا خوبصورت سا بوکے بھی خریدا تھا. اس نے حیدر صاحب کے گھر کے سامنے اس نے کار روک پر گارڈز اس کو مدم انداز میں مین گیٹ کھول گیا. اورحان اپنی کار ماربل کے روش پر چلاتا ہوا کار پورش میں کھڑا کر گیا، جہاں پر پہلے سے 3 گاڑیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک زرمینہ کی گن میٹرلک سٹی تھی. یقیناً اس کے آنے کی گھر والوں کو اندر اطلاع دی جا چکی تھی. اس کے کار سے اتر ہی زہرا بیگم اور حیدر صاحب اس کے استقبال میں کھڑے تھے. وہ چہرے پر اپنی ازلی دلکش مسکراہٹ سے جاتا ان تک پہنچا. السلام علیکم حیدر صاحب. اس نے سر کو ہم دے کر ان کو سلام کیا اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، جس کو تھامتے ہوئے حیدر صاحب اس کو بغل بھی کر گئے تھے. ان کی اس قدر پنایت پر وہ اندر تک سرشار ہو گیا. وعلیکم السلام اے ایس پی اورحان، جیسا آپ کو سنا تھا نا، اس سے زیادہ لاجواب پایا آپ کو ماشاءاللہ. اس کی ماحول پر چھا جانے والی پرسنالٹی کو سراہ رہے تھے. بہت شکریہ حیدر صاحب، یہ تو بس آپ کا نظریہ ہے کہ میں آپ کو پسند آ گیا. وہ بولتا ہوا زہرا بیگم طرف مڑا جو اس کو بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی. اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر اورحان بے تاچا خوش ہوا تھا. السلام علیکم میم، بہت ہی مبارک ہو آپ کو بھی. اللہ قبول فرمائے آپ دونوں کی عبادت، یہ میری طرف سے. وہ خوبصورت پھول اور بوکے والا باکس ان کی طرف بڑھایا کرتا جس کو مسکراتی ہوئی تھام گئی تھی. جزاک اللہ بیٹا، اس سب کی کیا ضرورت تھی، بلا وجہ تکلف کیا آپ نے. وہ اس کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے کشادہ اور خوبصورت آف وائٹ اینڈ گولڈن رنگ کے امتزاج سے سجائے کے ہوئے عالی شان ڈرائنگ روم میں لے کر آئے تھے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا پہلی بار ایسے ہی حالی ہاتھ آنا، تبھی مجھے جو سمجھ آیا میں لے آیا. اصل میں اس طرح سے اکیلے کسی فیملی ایونٹ میں جانے کی عادت نہیں ہے مجھے. زہرا بیگم اس کا وجہ چہرہ دیکھ کر مسکرا دی تھی. بالکل ٹھیک چیز لے کر آئے ہیں آپ. تو بیٹا آپ اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے کر آتے، ہم ان سے بھی مل لیتے. زہرا نے اس کا ہبرو چہرہ دیتے نرمی سے کہا، اصل میں میری والدہ اور والد صاحب پشاور میں رہتے ہیں، میں یہاں پر اکیلا ہوتا ہوں. وہ بھی اگر کچھ بھی بولتا کہ حیدر صاحب نے بیچ میں مداخلت کی. اب بس بھی کر دے اپنا زبانی ٹیسٹ. زہرا بیگم آؤ بیٹا بیٹھو. زہرا بیگم اپنے شوہر کی سمت دے کر مسکرا دی اور اب حیدر صاحب کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جبکہ اظہار صاحب اور حالدہ بیگم ڈائننگ روم میں تشریف لائے. وہ ان کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اظہار صاحب سے سلام دعا کے ساتھ گلے بھی ملا تھا. اس کے بعد وہ حالدہ بیگم کی جانب متوجہ ہوا، جنہوں نے اس کو سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر دیے روح دوائیں دی تھی. وہ لوگ واپس صوفے پر بیٹھ کر گفتگو میں منگن ہو گئے تھے، لیکن اورحان کی نظریں وقفے سے اس دشمن جان کو تلاش کرتی. اورحان بیٹا آپ چائے لیں گے یا کافی؟ زہرا بیگم نے اسے پوچھا، جو کہ اپنا کوٹ اتار کر صوفے کی پوچھ پر آ چکا تھا. میں کافی پیتا ہوں. مسز حیدر آپ مجھے ریسٹ روم کا بتا سکتی ہیں کس طرف ہے؟ آپ اوپر رائٹ سائڈ پر بنے ہوئے دوسرے روم میں چلے جائیں، وہاں پر گیسٹ روم ہے. بلکہ ایسا کرتے ہیں آ جائیں میرے ساتھ، چلے میں چھوڑ کر آتی ہوں آپ کو. وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اورحان بولا، نہیں آپ بیٹھے، میں خود ہو کر آ جاتا ہوں. ایکسکیوز می. وہ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کو دیتا ہوا ڈائننگ روم سے باہر نکلتا ہوا بلیک ماربل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا. زرمینہ یونیورسٹی سے آج 5:30 پر واپس آئی تھی اور نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی. تقریباً 7:30 بجے اس کی ماما اس کو جگا کر تیار ہونے کی تلقین کر کے گئی تھی. 15 منٹ کے بعد وہ اٹھ کر باتھ روم میں گئی تھی اور 8 بج کر گیلے بالوں کو تولے میں باندھے وہ روم میں واپس آئے تو اس کا اجلا رنگ اور متناسب سراپا حسین لگ رہا تھا کالے لباس میں. ابھی اپنے گیلے بال تولے سے آزاد کرتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی ہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. ماما بس بال ڈرائی کر کے آ رہی ہوں. اورحان جو کہ شاید پہلے کمرے کا دروازہ گیسٹ روم سمجھ کر لاک پر ہاتھ رکھ گیا تھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا تھا. دروازہ بند کر کے اب واپس مڑنا بیکار تھا کیونکہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم واپس بیٹھنا اب ناممکن تھے. وہ بے سوچ سا دروازے کے پیچھے بند کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. اس کی گوری شفاف گردن اور آدھی پوچھ پر
गीले बिखरे हुए बाल दावत नज़ारा पेश करते। पूरे कमरे में उसके भीगे वजूद की खुशबू फैली हुई थी। गीले लम्बे बाल आधे पूछ पर तो आधे आगे की तरफ बिखरे हुए थे। वजूद किसी भी किस्म के दुपट्टे की कैसे आज़ाद। वो इस वक्त नीचे झुकी दाल में से कुछ निकाल थी और ज़मीना समझी थी उसकी मामा उसको बुलाने आई है, पर जब उसकी बात का कोई भी जवाब न आया और एक जानी पहचानी मर्दाना परफ्यूम की महक उसके समातों से टकराए तो उसके दराज से हेयर ड्रायर निकालते हुए हाथ एकदम साकत हुए थे। वो दरवाजा बंद करते हुए ऊपर उठी तो शीशे में उसको अपने पीछे दरवाजे के पास ही ब्लैक हाई नेक के साथ ही ग्रे ड्रेस पैंट पहने हुए अपनी वजह से भरपूर पर्सनैलिटी लिए हुए ओरहान खड़ा हुआ नजर आया। जरमीना की आंखें उसको अपने रूम में देखकर शिशतर रह गई थी, जबकि ओरहान शीशे में नमाया उसका चेहरा और सरापे को टिकटिकी बांधे देख रहा था। हल्के हल्के कदम उठाता उस तक पहुंचा और जरमीना फौरन बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा खुद वाले बेड कर उसकी सिमत पड़ी। ओरहान उसके तेज चलते हुए हाथों की मासूम सी कोशिश देखकर मुस्कुराया था। फायदा क्या, अब जो तो होना था वो तो हो चुका, बह तो चुका था। अब वो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कोई पार्क नहीं है जो आप अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाए। वो आंखें फाड़े उसको घूरती बल्कि जताती हुई आवाज में बोली और रहान को तो जैसे कोई फर्क ना पड़ा। वो उसे 2 कदम के फासले पर आ रुका। जमीना उसकी आंखों में देखने से गुरेज करती हुई दरवाजे की तरफ देखने लगी, जबकि उसके एक एक नक्श को दिल में उतारा था। ये तैयारी मेरे लिए है। वो उसको सराती हुई नजर से देखता हुआ मजीद आगे हुआ था और जमीना कदम पीछे बढ़ाती हुई ड्रेसिंग टेबल के शीशे से जा लगी। उसकी जान ओरहान के बहके हुए अंदाज पर निकल रही थी और ऊपर से अगर कोई आ जाता तो न जाने क्या होता। ओरहान के परफ्यूम की दिलफरेब खुशबू उसका हाथा चारों तरफ से करने लगे थे और जमीना के औसान हाथा हो गए थे। वो हिम्मत जमा करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोले, किसी खुश फैमिली में मुतला होने की जरूरत नहीं है। दावत है हमारे घर में, आपकी जगह कोई भी होता तो मैं इतना ही तैयार होती। उसकी बात ओरहान के जिस्म में आग बर्पा कर गई थी। वो गुस्से से अपने बाजू उसके गिर्द शीशे पर रख गया था और दोनों इस वक्त बे इंतहा नजदीक थे। ओरहान उसके चेहरे पर झुका अपना मुंह उसके पास लेकर गया था। आइंदा ब्लैक कलर तुम मेरे अलावा किसी के सामने नहीं पहनोगी। अगर आज के बाद तुम मुझे इस कलर में मेरे अलावा किसी और जगह पर नजर आई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसके होंठों से निकलते हुए गर्म सांसें जरमीना को अपनी गर्दन की जल्द में घुसती हुई महसूस हुई थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी ना थी कि वो ओरहान को ना में जवाब दे सके। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उसके भीगे वजूद से उठती हुई महसूस कुन खुशबू उसके गर्दन पर झुका एक लंबी सांस खींचकर अपने अंदर उतारता हुआ मुड़ा। उससे पहले कुछ ऐसा हो जाता जिसके बाद में पछतावा होता। इस वक्त वो कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि पीछे खड़ी हुई जरमीना बेजान पैरों के साथ ही बैबा गिरने के संदात में बैठ गई थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। चेहरा पसीने की नन्ही बूंदे सर्दी होने के बाद भी चमक रही थी। वो फौरन उठती बाथरूम में जाकर अपने कपड़े तब्दील किए। सादा व्हाइट सूट जिस पर हल्का सा सिल्वर काम था मेरून शाल के साथ पहनती वो बाहर आई थी। ओरहान की बात का मकसद वो समझ गई थी। ब्लैक ड्रेस में वो उसको अच्छी लगी थी, इसलिए वो चेंज करके अपने कपड़े वो हेयर ड्रायर से ड्राई करके खुले छोड़कर बगैर जरा सा भी मेकअप किए नीचे उतर आई थी। वो नीचे आई तो सबकी खुशगप्पों की आवाज जमीना को ड्राइंग रूम से आती हुई मालूम हुई थी। चेहरे पर मसनूई मुस्कान सजाकर वो ड्राइंग रूम के अंदर बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वो बुलान सलाम करते हुए अपनी दादी के पास हाल सोफे पर जा बैठी थी और हान उसके कपड़े देखकर लबेज गया। क्या चला जाता कि वो अभी वो ही ड्रेस पहनकर नीचे आ जाती, लेकिन नहीं, उसकी बात की नफी करना तो जरमीन ने हैदर को जायका मानो जैसे फर्ज था। वालेकुम सलाम। सब ने यक जुबान होकर जवाब दिया था। मेरी बेटी की नींद पूरी होगी? हैदर साहब प्यार से बेटी की तरफ देखकर पूछे गए थे। जी बाबा, उसने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। चले, जरमीना भी आ गई है, टेबल पर खाना भी सब सेट हो गया, आ जाए, सब खाना खाती हैं। सब उठकर डाइनिंग टेबल की जाना बढ़ गए थे। और हान हैदर और गुजई के हमरा था। सबसे आहर में जरमीना टेबल पर आकर बैठी थी। अच्छा ओरहान, आप अपने घर में अकेले रहते हैं तो यकीनन आपकी मोरे ने कोई लड़की पसंद कर ली होगी। जुरा बेगम को ये बाअदब, हैंडसम और खुद मुख्तियार लड़का अपनी बेटी के लिए दिल ही दिल में बहुत ही बाया था, इसलिए वो उसकी मैरिज स्टेटस का जानना चाहते थे। उसके स्वापा और ओरहान ने किनकियों से जरमीना को देखा था, जो कि सुरख होता चेहरे के साथ अपनी प्लेट पर झुकी हुई खाना खा रहे थे। नहीं आंटी, फिलहाल कोई लड़की नहीं है मोरे ने मेरे लिए पसंद। वो उनकी तरफ देखता हुआ गोया हुआ था। ओ चलें, कोई बात नहीं है, हम ही आपके लिए लड़कियां ढूंढ लेंगे। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में तबसरा किया था और ओरहान का हल्का सा कहकर रूम में गूंजा था। आंटी, लड़कियां नहीं, एक अदर शरीफ लड़की भी बहुत होगी मेरे लिए। वो कहती है ना कि एक हो पर नेक हो। वो मुस्कुराता हुआ बोला, जिस पर हैदर साहब हंस पड़े थे। वाह बरहुदा, तुम तो हाजिर जवाबी हो। वो ओरहान को सराह गए थे, जबकि वो मुस्कुराता हुआ तारीफ मसूल कर गया। जरमीना ने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आंखें हकारा से घुमाई थी। यूं ही जलती नजरों के तबादलों के दरमियान और खुशगपों के बीच आज का डिनर ओरहान ने किया था उसके मुताबिक ये उसकी जिंदगी का एक खूबसूरत तरीन दिन था। तकरीबन 10 बजे स्वीट डिश से लुत्फानंदोज होने के बाद वो अपना कोट पहनता हुआ उठा था। उन सबसे इजाजत तलब की थी। घर के तमाम लोग उसको कारपोर्ट तक सी ऑफ करने आए थे। बहुत ज्यादा अच्छी शाम गुजरी आप सबके साथ। बहुत शुक्रिया मुझे आज दावत देने की। वह हैदर साहब सही से मुसाफा करने के बाद इन सबको देखता हुआ बोला था और नजरें भटक कर बार बार जमीना की रोशन चेहरे पर टिक रहे थे।
हमारा वक्त भी बहुत ही अच्छा गुजरा, आपके साथ दोबारा जरूर आएगा। बोलने वाली जोहरा बेगम थी। नहीं आंटी, अब दूसरी बार इंशाल्लाह आप लोग आएंगे मेरे घर पे, मुझे मौका दीजिए अपनी मेहमान नवाजी का। ओरहान अपनाइए से बोला था, उसके पापा खुशी से तायद की गई थी। उसके बाद ओरहान कार में बैठा था और कार पोर्ट से निकाल कर सड़क पर लेकर आया था। एक नजर इंसाफ को देखा, सर का हम दिया, नजरें उसको देख रही थी। जो ओरहान की गेट को गेट से बाहर जो अरहान की कार को गेट से बाहर निकलता देखकर फौरन घर वालों से सोने का क्या अंदर चली गई थी। अरहान ने गाड़ी अपने सफर की जानब गामजन काट दी थी। चेहरे पर हमवत मुस्कुराहट थी। उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। अपने फेवरेट सॉन्ग की धुन सीटी पर बजाता हुआ मुतमिन दिखाई दे रहा था। तुम्हारे घर वालों को तो पसंद आ गया हूँ, तुम्हारी नफरत गुस्सा आता है वो खत्म हो जाएगी जल्द या फिर बदेर सही। आना तुम्हें मेरे पास ही, या जाना। वो अपने रूम में आकर दरवाजा बंद करती, शायद से अपना वजूद आजाद करने के बाद बेड पर लेट गई थी। दिमाग में आज होने वाला वाकया चल रहा था। आखिर चाहता क्या ये शख्स अब मुझसे? पहले जो खेल खेला था क्या वो काफी ना था? अब जो ये नया तमाशा, यकीनन ये भी कोई टाइम पास का नया तरीका है। वो यही सब बातें सोचती उठ थी और वाशरूम में चली गई। वाश बेसिन पर झुककर मुंह धोया और फिर अपना गीला चेहरा उठाती अपना आप शीशा देखने और अपना आप सामने लगे शीशे में देखे गई। उसका हाथ खुद ब अपने दाएं कान के नीचे गर्दन के हिस्से पर गया था, जहाँ पर कुछ घंटे कबल और की पूरी हिद्दत सांसें थी। उसको अपनी गर्दन अभी भी इन सांसों से जुड़ती हुई महसूस हुई थी। अपनी उंगलियां उस जगह पर फेरती वो आंखें बंद कर गई थी। एक आंसू पलकों की बात तोड़ता हुआ उसकी रूई जैसे गल पर फिसला था। मैं इतनी बेबस हो गई कि वो मेरे इतने करीब आए और मैं कुछ ना कर सकी। तीसरी बार उन्होंने इस तरह से मुझे छुआ और मसवाए एक मटवा के मैं इनको रोक ना सकी। उसको अपना आप अब भी इसकी खुशबू के हसा में मालूम हुआ। आंखें खोलती वो चेहरा तोले से खुश करके ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी, कपड़े चेंज किए और वापस बेड पर आ गए। वो बेड पर बैठी थी, उसका तकिए पर पड़ा हुआ उसका फोन बजा। और हाँ, जो 5 मिनट पहले घर से पहुंचा था, कपड़े चेंज करता फौरन बेड पर लेटा, उसको कॉल मिलाया और अब कॉल पिक होने का इंतजार करा था। जमीन ने फोन उठाया, अनजान नंबर देकर कॉल नजरअंदाज कर दी, मगर सामने वाला भी मुस्तकबिल मिजाज था। मुसलसल कॉल करता रहा और वो झंझलाती हुई कॉल उठा गए। हेलो जमीना, हैदर स्पीकिंग। आवाज को कदर बेहतर करके वो बोली। और हान को हमेशा की तरह उसकी आवाज सुनकर अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। अब तक नंबर नहीं सेव किया मेरी जान, उसने हमारे अलूत लहजे में कहा। और जमीना उसकी आवाज सुनती होंठ बीच गई। आपको शर्म नहीं आती एक नाम महरम से इस तरह की गुफ्तगू करते हुए? आप मकसद क्या है आपका इस सबके पीछे? आहट वो फट पड़ती। तुम हो ना जीता जाता मकसद जाना, और क्या ये महरम नाम महरम दो मोहब्बत करने वाले यूं ही बात करते हैं? तुम भूल गई हो ये सब? तुमसे तो मेरी रूह का रिश्ता है। ये अल्फाज तो महज लफ्जों की हद तक है, मेरे इश्क का पैमाना थोड़ी कर सकते हैं ये। और जहाँ तक बात महरम की है तो मेरी जान बहुत जल्द वो भी बांटोगी, परेशान हो। वो अपनी रो में बहता हुआ बोला था और शर्मिला सबसे सुनती रही। बहुत बेमैनी और बेवकत लग रहे हैं आपके तमाम अल्फाज एएसपी साहब, वो धीमी सी आवाज में बोले। क्यों? आहर क्यों सर? उसने आहर काट दिया। हाँ, गलती कर दी थी पर सजा काट चुका हूँ, बहुत ही तवील सजा, अब तो माफ कर दो, भूल जाओ अब सब। उसके आवाज में दर्द में साफ था। एक दफा तो जमीना भी घबरा गई सुनकर, मगर उसकी नई चाल समझ कर वह फौरन खुद पर काबू पा गई। क्या क्या बोलूं और कितना बोलूं मैं एसपी साहब? आपकी तरफ देखकर, आपकी उस वक्त बात सुनकर मैं ये आपको बता दूं कि मैंने वो बुला ही नहीं, तभी ये सब मुमकिन हुआ है, वरना नामुमकिन था। आपकी आवाज, आपकी शक्ल, आपके बारे में आने वाली सोच से भी मैं नफरत करती हूँ, शदीद नफरत, समझे आप? और आइंदा अगर मुझे कल की यहाँ पे मेरे करीब आने की कोशिश भी तो मुझसे भी किसी शराफत की उम्मीद मत रखेगा एएसपी साहब। वो गुस्से से कमती हुई आवाज में उसको बावर करवाती हुई फोन बंद कर गई थी, क्योंकि अपना गुस्सा वो जाहिर कर चुकी थी, इसलिए सुकून से अब सोने के लिए लेट गई थी। जबकि वो दूसरी तरफ बैठा हुआ और हान उसके लफ्जों का जहर अपने दिल में घुसता हुआ महसूस कर था। वो अपने बाल हाथों में बीच गया था। तुम्हारी जिद, तुम्हारी बेजान नफरत मुझे तुमसे जबरदस्ती पर उकसा रही है सर। मुझे डर है तुम मेरा जुनून मेरी जिद ना बन जाओ। मोहब्बत हो तभी खुद पर काबू है मेरा जुनून बन गया तो दुनिया को आग लगा दूंगा। एक सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए अपने बाल हाथों से जात करता हुआ सिगरेट निकालता हुआ टेरेस पर आ गया था। अब सिगरेट सुलगाए व हवा में धुएं की सूरत में अपना इज़्तिराब और गुस्सा मुंतकिल करने लगा। वो ये जानना जानता था कि जमीना की नफरत बेसाता नहीं, उसकी वजह से ना वो कमजोर जान छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झेल चुकी है, जिसको शायद वो जान जाता तो हैरत से दग रह जाता, और वरना फिर वो कभी भी जमीना को जबरदस्ती हासिल करने की ख्वाहिश करता।